हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वू चोंगटियान सारे रूल्स को समझा देता है वुलिन को और बोलता है इन रूल्स को याद रखना। वुलिन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर सकता हूँ और याद रखूंगा इन रूल्स को। एपिसोड नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है। वू चोंगटियान बोलता है याद रखना, ये अब तुमने कसम खा ली है, तुम्हें कुछ गलत नहीं करना है। मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें टांग सख्त में लाया और तुम्हारा टीचर हूँ। अगर तुम कुछ गलती करोगे तो मैं पर्सनली तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और वेल खत्म कर दूंगा एक तरह से। वैसे ही वू चोंगटियान अरे से कट कर देना। वुलिन बोलता है टीचर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं टांग वुलिन कभी भी टांग सेक्ट को विट्रे नहीं करूंगा। वू चोंगटियान बोलता है कि अब मिस्टीरियस 7 मेथड को निकाल लो, मतलब पढ़ लेना उसे, बाद में मेरे को बुक वापस कर देना। वुलिन सोच रहा होता है कि टॉपिक इतनी जल्द चेंज हो गया, ठीक है वैसे बोल देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 30 मिनट के कम टाइम में ही टांग वुलिन मिस्टीरियस 7 मेथड से फेमिलियर हो गया। वू चोंगटियान के गाइडेंस के अंडर वो मिस्टीरियस 7 मेथड को यूज करने लग पड़ा और जो एनर्जी थी वो उसकी स्पिरिट पावर के आसपास रिवॉल्व होने लग पड़ी। जो जेंटल स्पिरिट पावर थी टांग वुलिन के अंदर, वो धीरे धीरे उसके थॉट्स के हिसाब से मूव करने लग पड़ी। ये क्लियरली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है अपनी स्पिरिट पावर को रिवॉल्व करना, पर वू चोंगटियान आसपास ही था टांग वुलिन के, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ वुलिन के लिए कंट्रोल करना अपनी पावर को। उसकी स्पिरिट पावर ऐसे ग्रो हो रही थी कंटिन्यूसली, ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसे हटा के टांग वुलिन समझ गया सब कुछ। जो मेथड होता है ये, इससे जो स्पिरिट पावर होती है वो किसी रास्ते से मूव करती है। इसी तरीके से जब टांग वुलिन मिस्टीरियस 7 मेथड को यूज कर रहा था अपनी स्पिरिट पावर को रिवॉल्व करने के लिए, वो कम्प्लीटली फिर फिनिश हो गया। इस तरीके से वो एक स्टेट में एंटर हो गया जिसमें वो एक नेचर की तरह इक्वल हो जाता है, मतलब नेचर के साथ मिक्स हो जाता है, मेडिटेशन स्टेट में चला गया होता है। वू चोंगटियान सोच रहा होता है इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा अच्छी है, कुछ ही घंटे लगे इसे पूरी तरह से मिस्टीरियस 7 मेथड को समझने के लिए। इसकी फर्स्ट रेजोल्यूशन है, इतनी बुरी बात नहीं है। और ऊपर से बात है कि इसके मेरिडियन चैलेंज की जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा ही है। जो स्पिरिट मास्टर्स होते हैं 3 से 4 रिंग्स वाले, वो भी इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसकी स्पिरिट पावर सिर्फ 10th लेवल पे है, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए मेरे को कि इसके जो मेरिडियन चैनल्स हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ेगी जैसे जैसे स्पिरिट पावर को वो सपोर्ट करेंगे, तो इसकी मेरे को फिक्र नहीं करनी है। इसके जो मेरिडियंस है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से जो टांग वुलिन की स्पिरिट पावर की रिवोल्यूशन स्पीड है वो सेम लेवल के स्पिरिट मास्टर्स की जो स्पीड होती है उससे ज्यादा अच्छी है। ये तो एडवांटेज होता है अच्छी बॉडी का। हम बताया जाता है कि जो टांग वुलिन का ये फर्स्ट टाइम था मिस्टीरियस 7 मेथड को कल्टीवेट करना, तो उसी की वजह से वो एक डीप मेडिटेशन की स्टेट में चला गया था। इसका ये मतलब है कि वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहा था इस कल्टीवेशन टेक्निक को। ये कल्टीवेशन कुछ ज्यादा फायदेमंद होगी उसके फ्यूचर में। तभी वू चोंगटियान बोलता है कि ट्रेन अटेंडेंट क्या तुम यहाँ पे आओगे, तो वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और बोलती है हेलो क्या कर सकती हूँ मैं। वू चोंगटियान बोलता है क्या तुम ट्रेन कंडक्टर को यहाँ पे बुलाओगे, मैंने कुछ पूछना है। वो जो अटेंडेंट होती है वो बोलती है ये जो ट्रेन कंडक्टर वो कुछ ज्यादा बिजी है, क्या बात करनी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो चोंगटियान बोलता है कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, कंडक्टर को फाइंड करो। वो अपनी सारे रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है। वो जो अटेंडेंट होती है वो कुछ ज्यादा डर जाती है, बोलती है 6 स्पिरिट रिंग्स, ये पर्सन 6 रिंग स्पिरिट एम्परर है और ऊपर से 10,000 ब्लैक स्पिरिट रिंग्स थी। वो जल्दी से भाग के जाती है और बोलती है कि मैं जाती हूँ ट्रेन कंडक्टर को फाइंड करती हूँ। एक पर्सन साथ में बैठा होता है, वो बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हें देखा, तुम पहले कुछ ज्यादा अच्छे थे आइज में, पर तुम ऐसे ट्रेन अटेंडेंट को बुली नहीं कर सकते अपने अच्छे फेस की वजह से। वो ऐसे डर के क्यों भागी, तुमने क्या किया उसके साथ। वो चोंगटियान कंप्लीटली इग्नोर मार रहा होता है उससे। वो इंसान गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात को, या तुम मुझे इग्नोर मार रहे हो, खड़े हो जाओ। वो कुछ ज्यादा गुस्सा होता है, एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। तो वो अटेंडेंट वापस आ जाती है और बोलते है मुझे माफ कर दो। जो ट्रेन कंडक्टर है वो यहाँ पे है। ट्रेन कंडक्टर बोलता है मैं यहाँ पे आ गया, क्या चल रहा है। वो जो इंसान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो ट्रेन कंडक्टर वो यहाँ पे आ गया है, चलो देखते क्या होने वाला तुम्हारे साथ। ट्रेन कंडक्टर उसे ग्रीट करता है और बोलता है हेलो, मैं ट्रेन कंडक्टर हूँ इस ट्रेन का, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो इंसान को ज्यादा हैरान होता है कंडक्टर के इस बिहेवियर को देख के। ट्रेन कंडक्टर सोच रहा होता है ये लेजेंडरी 6 रिंग स्पिरिट एम्परर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितना ज्यादा यंग होगा। वू चोंगटियान अपनी आइज से फिर से वो शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है। कंडक्टर बोलता है ये इस स्पेस के साथ क्या हुआ, सराउंडिंग की साउंड थी वो कट ऑफ हो गई है। वू चोंगटियान बोलता है जो मेरा डिसिपल है वो एक डीप मेडिटेशन में एंटर हो चुका है, मेरे को नहीं पता कितना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा मेडिटेशन में, पर हमें इंटरप्ट नहीं होना है। जैसे तुम्हारी सिटी हेवनडाउ सिटी में पहुंच जाएगी तो तुम चल पड़ोगे, क्या ये पॉसिबल है कि हम हेवनडाउ सिटी में लंबे टाइम तक रह पाएं। कंडक्टर बोलता है कि हम हेवनडाउ सिटी में सिर्फ एक दिन के लिए रुकेंगे, फिर हम वेस्ट में चलेंगे। ये जो स्पिरिट गाइडेंस ट्रेन है ये हमें सन मून सिटी में लेके जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा पैसेंजर्स ने टिकट को खरीद ली है, तो हम ट्रेन के प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चोंगटियान सोच रहा होता है कि वाली ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा लग रहा है मेरे को वो चीज करनी पड़ेगी। ट्रेन कंडक्टर को ज़ाहिर हैरान हो जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि डियर पैसेंजर्स, जो ट्रेन है वो हेवनडाउ सिटी में आ गई है,
जो जाना चाहते हैं पैसेंजर्स वो उतर सकते हैं। शुक्रिया इस ट्रेन को राइड करने के लिए। वू चोंग टियान पैसे फेंक देता है और बोलता है ये मनी तुम्हारे डैमेज को कंपनसेट कर देगी, मुझे लगता है काफी होगा। कंडक्टर बोलता है कंपनसेशन किस डैमेज के लिए? अटेंडेंट बोलती है इनका कहने का क्या मतलब था? वू चोंग टियान अपनी पावर से उस सीट को उखाड़ देता है। कंडक्टर बोलता है क्या चेयर को तोड़ दिया और ये चल पड़ा? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर ऐसे अलार्म बजने लग पड़ता है। अनाउंसमेंट होती है कि असेंबल हो जाओ, किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। स्पीड गाइडेंस ट्रेन स्टेशन, पुलिस ऑफिसर्स असेंबल हो जाओ। वैसे ही आ जाती है पुलिस वहां पे और वो बोल रही होती है कि रुक जाओ मूव मत करो। एक बोलते है कि सर तुमने ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया है और ऊपर से हम सस्पेक्ट करते हैं कि तुम इस बच्चे को किडनैप करके लेके चले हुए हो, प्लीज हमारे साथ आओ और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो। वू चोंग टियान बोलते ठीक है पर तुम्हें एक शांति भरा रूम प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारे लिए। कंडक्टर सोच रहा होता है कि अच्छी बात है किसी ने रेजिस्ट नहीं किया। वू चोंग टियान बोलता है और हमें फूड और वाटर भी प्रोवाइड करना। इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम सच्ची मुच्ची एक 6 रिंग स्पिरिट एम्परर हो? वू चोंग टियान अपने सारी जो रिंग्स होती हैं उन्हें एक्टिवेट कर लेता है। जो पुलिस ऑफिसर होता है वो डर जाता है, वो सोच रहा होता है ये सच्ची मुच्ची 6 रिंग स्पिरिट एम्परर है और 2 10,000 एयर ब्लैक स्पिरिट रिंग्स भी हैं। काफी ज्यादा लोगों ने तो पूरी जिंदगी में ये नहीं देखी होती हैं। और ऊपर से एक 7 रिंग स्पिरिट सेज जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक सेकंड टायर सिटी का, मतलब उसके बराबरी का होता है स्टेटस। अगर ये रेजिस्ट करना चाहता है यहाँ पे तो ये जो मैकाज हैं और हमारे जो लोग हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके सामने। बाकी भी डरे होते हैं, सोच रहे होते हैं कुछ ज्यादा डेंजरस एग्जिस्टेंस है, साथ में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अगेंस्ट में। अगर हम फाइट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि एक मशीन गन एक्स के अगेंस्ट में फाइट कर रही है। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, वुलिन बैठा होता है। वू चोंग टियान सोच रहा होता है कि ये जो रूम चीफ पुलिस ऑफिसर ने प्रिपेयर किया कुछ ज्यादा शांत है और उन्होंने हमें हाई ग्रेड न्यूट्रिएंट्स भी दिए 1 हफ्ते के लिए। अब मेरे को सिर्फ वेट करना है कि टांग वुलिन कब जाग जाएगा। बाकी जो पुलिस वाले होते हैं वो बोल रहे थे कैप्टन तुमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कैप्टन बोलता है कि हाँ मैंने रिसेंटली रिनोवेटेड ऑफिस दे दिया उन्हें। अच्छी बात है कि जो स्पिरिट एम्परर है उसने कुछ भी नहीं किया वरना प्रॉब्लम हो जाती। बाकी बोल रहे थे कैप्टन कुछ ज्यादा अमेजिंग है। फिर ऐसे ही वुलिन मेडिटेशन कर ही रहा होता है, उठ नहीं रहा होता है। वू चोंग टियान सोच रहा होता है टांग वुलिन अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, अब तुम शांति से कल्टिवेट कर सकती हो। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट पावर, ब्लड बॉडी ये सब साथ में मिल रहे हैं मेडिटेशन में। फिर वुलिन ऐसे ही खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरी पूरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रही है। वू चोंग टियान बोलता है तुम फाइनली जाग गए हो, कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें? वुलिन बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि अगर मैं स्पिरिट स्केल या फिर गोल्ड ड्रैगन क्लो को यूज़ करूँगा तो जो टाइम होगा वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फिर मैं अपनी स्पिरिट पावर को कम क्यों महसूस कर रहा हूँ पहले से? वू चोंग टियान बोलता है क्योंकि तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है वो और ज़्यादा सॉलिड बन गई है। वुलिन बोलता है हाँ ऐसा जैसे तुमने बोला वैसी ही बात है। वो स्पिरिट गाइडेंस ट्रेन स्टेशन में नहीं पहुंची, फिर वो हैरानी से यहाँ देखते हो बोलता है ये कौन सा प्लेस है और ये क्या ट्रेन चेयर? वू चोंग टियान बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी डिटेल्स के बारे में। तो वुलिन का पेट उससे आवाज आती है। वुलिन बोलता है कि मेरे को कुछ ज्यादा भूख लगी हुई है। वू चोंग टियान बोलता है कि तुम मेडिटेशन ही कर रहे थे 7 दिन से तो तुम डेफिनेटली भूखे हो गई, काफी ज्यादा फूड रखा हुआ तुम्हारे लिए, खा लो तुम। वुलिन बोलते ठीक है मैं ऐसे करता हूँ। वू चोंग टियान बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे खाओ, क्या 7 लोगों का खाना तुम्हारे लिए कम होगा? वुलिन बोलता है कि मैंने खाना फिनिश भी कर लिया, क्या और भी है? वू चोंग टियान को ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुन के। वेल वुलिन गरीब करने वाला ऐसे। फिर हमें हैविंडाओ सिटी की हिस्ट्री बताई जाती है कि जो हैविंडाओ सिटी है वो 20,000 ईयर्स से है। स्पिरिट हॉल के टाइम से ये बिगेस्ट सिटी थी मेनलैंड की नंबर 1 सिटी हुआ करती थी एक टाइम पे। उस टाइम पे ये हैविंडाओ एम्पायर की कैपिटल सिटी होती थी। फिर उसके बाद जो फेडरेशन के प्रेडिसेसर थे, मतलब पहले के जो सन मून एम्पायर थी, उन्हें हैविंडाओ एम्पायर को भगा दिया यहाँ से और ये ऑर्डिनरी सिटी बन गई। ऐसा बोला जाता है कि जो लोकेशन है हैविंडाओ सिटी की वो कुछ ज़्यादा अच्छी है। स्टारडाउ फॉरेस्ट और सर्क सिटी कुछ ज़्यादा पास हैं। इसे एक और भी बोला जा सकता है डूलाओ मेनलैंड का। टांग वुलिन ने भी ये बिलीव किया हुआ था कि ये जो मेजर कोर सिटी है इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी ईस्ट सी सिटी से। पर जैसे यह हैविंडाओ सिटी में आया टांग वुलिन ने डिस्कवर किया कि यहाँ की बिल्डिंग्स तो कुछ ज़्यादा सिंपल हैं। फिर हमें हैविंडाओ सिटी का सीन दिखाया था। वुलिन बोलता है हैविंडाओ सिटी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सुंदर है, जो पूरी सिटी है उनमें एक भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। वू चोंग टियान बोलता है कि जो हैविंडाओ सिटी है वो एक हिस्टोरिकल फेमस सिटी है, तो ये अपने ओरिजिनल अपीयरेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं, कोई विकास नहीं, जैसे पुराना हुआ करता था वैसे ही। हैविंडाओ सिटी में एक रूल है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो 50 मीटर टॉल हो ही नहीं सकती हैं, उससे कम ही हाइट रखनी पड़ती है। और ऊपर से बात यह है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रीज़ हैं जिनकी हाइट बड़ी है बिल्डिंग से। यहाँ की जो कल्चरल इन्फॉर्मेशन है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो इसलिए जो हैविंडाओ सिटी है वो फेमस है टूरिस्ट लोगों के लिए। जो टांग सेक्ट है वो ओरिजिनली इसी प्लेस पे फाउंड हुआ था
यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेजर ब्रांचेस हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं टांग सेक्ट की। सो गाइस एपिसोड नंबर 44 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर ब्लैक है तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।